वक्त रहते कुछ लोगों के पास समझ नहीं होता है, और जब समझ आ जाता है आपको तब आपके पास वक्त नहीं रहता है। ये और इन्हीं दो चीज़ों को एक टीचर जो होता है, एजुकेटर है, उस चीज़ों को वो सम्मिलित कर देता है। मतलब आपका वक्त रहते आपको समझ ला देता है। अब आपको तय करना है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट हैं कि जब उसको मतलब जब उनके पास एज था, टाइम था, तब उनके पास वो समझ ही नहीं था कि आखिर तैयारी कैसे करना है। ठीक है, और जब समझ आ जाता है तब उसके पास एज खत्म हो जाता है। और एक टीचर जो होता है दोस्तों, बस इसी चीज़ को आपको वक्त रहते आप में समझ दे देता है कि आपको कैसे क्या करना है। अगर इस चीज़ को आप ले लिए सही तरीके से तब आप आगे निकल जाए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि झारखंड सचिवालय का जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों, इसका नोटिफिकेशंस आ चुका है और इसका फॉर्म फिलअप जो होगा वो आपका जनवरी से प्रारंभ हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि सचिवालय एग्ज़ाम जो होगा, इसमें एक कैंडिडेट जो फॉर्म फिलअप करेगा उसमें क्या योग्यता होना चाहिए। ठीक है, जिसमें हम लोग अगर देखें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे। इसको लेकर कई सारे कैंडिडेट्स के मन में कई सारा मतलब संदेह है कि क्या हम एलिजिबल हैं कि नहीं है, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। एज लिमिट का जो प्रोसेस है इसके बारे में बात करेंगे, ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। और साथ ही जो भी कैंडिडेट्स हैं आरक्षण का दावा कर रहे हैं उसमें क्या क्या प्रमाण पत्र होना चाहिए और वो आपका किस डेट के वैलिड होना चाहिए, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। बशर्ते वीडियो को क्लियर देखिएगा, आपका सारा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसमें जो पोस्ट है दोस्तों, यानी सीजीएल सचिवालय का जिसमें पोस्ट आया है, इसमें 956 यानी टोटल अगर देखा जाए तो 956 पदों की ये वैकेंसी आया है। ठीक है, और इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया जाएगा वो 15 जनवरी से फॉर्म फिलअप किया जाएगा और 14 फरवरी 2022 तक इसका फॉर्म फिलअप चलेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो दोस्तों जो लगातार इस बात की मांग कर मतलब पूछ रहे हैं एक तरह से कि सर हम लोग जो 2019 में फॉर्म भरे थे उसका क्या होगा, क्योंकि उसमें भी आप लोग आवेदन किए हैं, उसमें भी आप लोग को 1000 रुपीज़ पे करना पड़ा था। तो मैं उन सभी कैंडिडेट्स को कहना चाहता हूं दोस्तों कि जो लोग पहले फॉर्म भरे थे यानी 2019 में, उन लोगों को दोबारा फॉर्म फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। बशर्ते अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है डेट ऑफ बर्थ के साथ आप उसमें डालेंगे, सिर्फ मॉडिफाई करेंगे, सब्जेक्ट को अलग से चूज कर सकते हैं, मॉडिफाई करना है आपको, अलग से कोई एग्जामिनेशन फी नहीं लगेगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में। तो दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है यानी आवेदन की अंतिम तिथि, यानी जो बेस आधार डेट रखा गया है वो आवेदन की अंतिम तिथि यानी 14 फरवरी 2022 तक आपका कोई भी डिग्री यानी ग्रेजुएट का डिग्री होना चाहिए या समकक्ष डिग्री। अगर ग्रेजुएशन का डिग्री समकक्ष डिग्री है तो आप आवेदन डाल सकते हैं, बशर्ते आपका ये वैलिड होना चाहिए, यानी 14 फरवरी 2022 तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। पहला कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन जो है दोस्तों वो है कि झारखंड के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से, ठीक है, 10th और 12th का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अन्यथा अगर ये नहीं है और आप कहीं बाहर यानी अदर स्टेट से भी अगर आप 10th और 12th किए हुए हैं, तो अगर आप झारखंड में किसी भी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, वैसे स्थिति में ये जो कंडीशंस है कि आपका 10th और 12th झारखंड से होना चाहिए, ये शिथिल रहेगा। ठीक है, अगर आप इससे पहले झारखंड का किसी भी ई का आरक्षण का लाभ ले रहे हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए, देखिए आपका एकदम समझ क्लियर हो जाना चाहिए और उसके बाद आप इसको फॉर्म भरेंगे। ठीक है, अब नंबर 2 पॉइंट जो है दोस्तों वो है एज लिमिट। ठीक है, इसको लेकर कई सारे कैंडिडेट्स के मन में भी डाउट है कि हम लोग एलिजिबल है कि नहीं। तो ठीक है, क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका ग्रेजुएट हो चुका है, लेकिन देखिए इसमें न्यूनतम उम्र जो रखा गया है 21 यानी 21 वर्ष आपका मिनिमम एज होना चाहिए, जो कि आपका 1/8/2021 यानी आधार तिथि जो है यानी 1/8/2021 तक आपका उम्र 21 वर्ष मिनिमम हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर 21 साल है पूरी तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, 21 साल 1 महीना है आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 20 साल
12वां महीना है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हुआ न्यूनतम उम्र। अब हम लोग बात करेंगे कैटेगरी वाइज, यानी कैटेगरी वाइज मैक्सिमम जो एज रखा गया है वो भी 1/8/2021 तक ही रखा गया, यानी 1/8/2021 तक आपका जो मैक्सिमम एज है वो होना चाहिए कैटेगरी वाइज। मैं बता दे रहा हूँ, देखिए जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका मैक्सिमम एज 1/8/2021 तक, ठीक है, 35 होना चाहिए। 35 से 2 दिन भी ज़्यादा हो जाएगा तो आप आवेदन के पात्र नहीं होंगे। वहीं पे बात करेंगे दोस्तों ओबीसी यानी BC1 और BC2 कैटेगरी से अगर आप हैं तो भी आपका 1/8/2021 को बेस डेट रखा गया है, आपका 37 साल होना चाहिए। यानी 37 साल से एक दिन एक महीना भी ज़्यादा हो जाएगा तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वहीं पे फीमेल कैटेगरी यानी अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं, वैसे स्थिति में आप जनरल BC1 BC2 किसी भी कैटेगरी से हैं, आपका जो मैक्सिमम एज होना चाहिए वो 38 ईयर्स रखा गया है। ठीक है, 1/8/2021 इस डेट को याद रखिएगा, 1/8/2021 तक यही है बेस डेट और इसी डेट पर आप अपना एज काउंट करेंगे। ठीक है, 1/8/2021 तक अगर आप 38 साल है तो आप आवेदन कर सकते हैं, 38 साल से ज़्यादा हो जाएगा तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। वहीं पर SC ST कैटेगरी मेल फीमेल दोनों के लिए 40 रखा गया है मैक्सिमम एज लिमिट। ठीक है, और न्यूनतम जो है 21 वर्ष, वो किसी भी कैटेगरी में अगर आप हैं, चाहे आप जनरल हैं, BC1 BC2 SC ST किसी भी है, महिला कैटेगरी भी है हो, लेकिन अगर आपका उम्र न्यूनतम जो है वो 21 वर्ष होना चाहिए तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो है दोस्तों वो है आरक्षण का दावा, यानी झारखंड में बहुत सारे ऐसे कैटेगरी कैंडिडेट हैं जो तीसरा जो है दोस्तों वो है आरक्षण का दावा, यानी झारखंड में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, अगर आप आरक्षण का दावा कर रहे हैं, चाहे वो डोमिसाइल लेवल का हो, आपका जाति प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, ये EWS कैटेगरी से हो, तो उसमें क्या डेट होना चाहिए, किस स्तर का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब जाके वो आपका प्रमाण पत्र वैलिड रहेगा। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में भी बताएंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र। ठीक है, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जो आपका होना चाहिए दोस्तों, वो अगर आप SDO लेवल का यानी अनुमंडल पदाधिकारी स्तर का है आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, जो कि 2/6/2016 के बाद का होना चाहिए, उससे पहले का अगर आपका बना हुआ है तो वो वैलिड नहीं रहेगा। इस डेट को याद रखिएगा, 2/6/2016 के बाद अगर आपका निवासी प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बना हुआ है SDO लेवल का, तो ये आपका वैलिड रहेगा, बशर्ते आपका इससे पहले का नहीं होना चाहिए, यानी 15 का नहीं चलेगा आपका। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरा यानी CO लेवल का जिसको बोलते हैं अंचलाधिकारी स्तर का, अगर आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बना हुआ है तो उसमें जो डेट रखा गया है वो है 19/7/2019 के बाद का होना चाहिए, उससे पहले का है तो वो आपका वैलिड नहीं होगा और ऐसी स्थिति में आपको नए सिरे से बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे जाति प्रमाण पत्र SC ST कैटेगरी का। ठीक है, अगर आप जाति का दावा कर रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, देखिए उसमें जो होना चाहिए यानी SC ST कैटेगरी से है और SDO लेवल का आपके पास अगर है, और अगर दोस्तों आपके पास CO लेवल का यानी अंचलाधिकारी स्तर का अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तो उसमें मैंडेटरी है कि 25/2/2019, ये डेट याद रखिएगा दोस्तों, इससे पहले का नहीं होना चाहिए, यानी 25/2/2019 के बाद अगर आपका CO अंचलाधिकारी स्तर का अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है तो वो आपका वैलिड रहेगा। इसी में दोस्तों हम लोग देख लेंगे BC1 BC2 के लिए जाति प्रमाण पत्र के क्या ये है मैंडेटरी है, इन चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप BC1 और 2 से हैं, ठीक है, BC1 और 2 से अगर आप मतलब बिलोंग करते हैं तो इसमें जो डेट रखा गया है यानी 29/8/2012, ठीक है, 29/8/2012 या अथवा इसके पश्चात, ठीक है, यानी इससे पहले का नहीं होना चाहिए, इसके पश्चात उपायुक्त अथवा अनुमंडल पदाधिकारी, ठीक है स्तर से निर्गत क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र अगर है तो आपका वैलिड रहेगा। याद रखिएगा 29/8/2012 के बाद का होना चाहिए। और साथ ही अगर आप अंचलाधिकारी स्तर का बनाए हैं तो उसमें जो रखा गया है वो 25/2/2019, ठीक है, 25/2/2019, ठीक है, मतलब CO लेवल वाला। और ये है आपका SDO सब डिविजनल
ऑफिसर्स जो होते हैं का स्तर का है, तो आप इसमें आपका वैलिड रहेगा। और साथ ही EWS कैटेगरी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी लोग नए सिरे से बनाया भी है, ठीक है। तो EWS कैटेगरी में बात करें दोस्तों, तो देखिए EWS जो कैटेगरी है इसके लिए जो रखा गया है इसमें है कि उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र, ठीक है, के पूर्व यानी 25/2/2019 ये आपके पास अगर है, यानी EWS कैटेगरी का अगर आय प्रमाण पत्र आपका उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अगर है तो ठीक है। और अगर अंचलाधिकारी स्तर का अगर आपके पास है तो 25/2/2019 से पूर्व का नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर CO लेवल का है तो 25/2/2019, ठीक है, 25/2/2019 से पहले का नहीं होना चाहिए अगर CO लेवल का आपके पास आय प्रमाण पत्र EWS कैटेगरी है, तो आप वो वैलिड नहीं रहेगा। और साथ ही दोस्तों मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो भी कैंडिडेट्स चाहे वो अपना जाति प्रमाण पत्र हो, आप स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र हो, या फिर EWS का यानी आय संपत्ति प्रमाण पत्र हो, अगर आपके पास है तो मैं इन चीज़ों को, आपका जो स्पेलिंग है वो 10th सर्टिफिकेट यानी आपका मैट्रिक लेवल के सर्टिफिकेट्स में जो नाम है स्पेलिंग वो सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका स्पेलिंग में थोड़ा सा भी एरर है तो वो आपका अनवैलिड हो जाएगा वैसे स्थिति में। इसीलिए आपका जो 10th लेवल के सर्टिफिकेट्स में नाम का स्पेलिंग है, जो भी चीज़ें आपका नाम हो, आपके पिताजी का नाम हो, ठीक है, सब सेम होना चाहिए दोस्तों, तभी वो वैलिड माना जाएगा, अन्यथा वो अनवैलिड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं इस प्रकार के लेटेस्ट अपडेट और तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की जानकारी आप सभी को देते रहता हूँ। धन्यवाद।